स्ट्रेट लाइन में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी डीपीएपी का ये कहना है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है और इनका ये कहना है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो कुर्सी की भूखी हैं, वो पावर की भूखी हैं। मेरे साथ पीर पंजाल के जो इंचार्ज हैं जाहिद सरफराज मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? ग्राउंड पर तो आपके उम्मीदवार दिखे नहीं, अभी तक तो कुछ यहाँ पे हलचल है नहीं, डीपीएपी का कुछ समझ तो आ नहीं रहा लोगों को। कहना क्या चाहते हैं आप? मंशूर क्या आपका? 15 महीने पहले जी 15 मंथ्स बैक हमारी पार्टी जो है वो तश्कील में आई। हमारा मंशूर वाज़ेह है। हम कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को बहाल किया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर का कंप्लीट स्टेटहुड विद हमारी जो जितनी भी गारंटीज़ हैं और हमारा स्पेशल स्टेटस जो है हमारा बहाल किया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारी जॉब्स की सिक्योर किया जाए जम्मू कश्मीर के आवाम के नौजवानों के लिए। और हम ये कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के जितना भी लैंड राइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों से जो छीने गए हैं इस वक्त वो उनको वापस दिए जाए। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन को जम्मू कश्मीर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखे जाएं। जम्मू कश्मीर में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जाएं। और जम्मू कश्मीर का जितना भी ज़ख़ीरा है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को दिया जाए और जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ही आवाम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़ख़ायर को, चाहे वो कितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं या और जितने भी हमारे टूरिज़म के या जितने भी ज़ख़ायर हैं हमारे, वो यहाँ से बाहर नहीं बल्कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और तामीर के लिए जो है इस्तेमाल किए जाए। जाहिद साहब, ये जो आप चीज़ें आप बोल रहे हैं ये आपका मंशूर है पार्टी का या दूसरी तरफ या आम लोगों को सिर्फ ऐसे जो लॉलीपॉप देने वाला काम है? हमारा मंशूर हमारे कायद से वाज़ेह होता है। हमारा कायद ने जो 2 साल 4 महीने 23 दिन जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्ट्री की है उससे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। और जो काम हमने सामने लाए हैं, जो हमारे दौर में आज़ाद साहब के दौर में जो काम हुए हैं उससे हर एक बच्चा वाकिफ़ है। 70 साल के यहाँ पे गुमराह सियासत ने 70 साल के यहाँ पे पावर हंगरी सियासत ने जो काम किया था उससे भी लोग वाकिफ़ हैं। और आज़ाद साहब के वो छोटा सा टेन्योर जो है उससे भी लोग वाकिफ़ हैं। और आज़ाद साहब एज ए काबीना मंत्री जब सेंटर में रहे, चाहे वो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर रहे, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री रहे, उस अरसे में भी आज़ाद साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लिए जो यहाँ पे फलाह और बहबूद के काम किए, इससे आवाम बिल्कुल आया और वाकिफ़ है। जाहिद साहब, आपने जो अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री सीट से पहले अफवाहों का बाजार रहा, गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद लड़ेंगे और फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कहा कि मैं लड़ूंगा। निज़ामी साहब का ट्वीट आता कि हाँ भाई गुलाम नबी आज़ाद साहब लड़ेंगे। आखिर बीच में ऐसी क्या खिचड़ी पकड़ी थी कि बाद में उनको हार का डर था या उनको इलेक्शन लड़ने का सिर्फ कोई उनकी सोच है? वो क्या मतलब सोच क्या रहे हैं वो? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जब से हमारी पार्टी तश्कील में आई है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर यहाँ पे एंटी पीपल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ किसी ने धरने किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, चाहे वो आपका जेसीबी पीले पंजे के खिलाफ की बात हो, चाहे और जो ज़्यादतियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हों, तो उस ज़्यादतियों को लेकर अगर उन पॉलिसीज़ के खिलाफ को खड़ा हुआ, चाहे वो हमारे बच्चों की सीयूईटी का मसला हो, चाहे वो हमारे राशन का मसला हो, जितनी भी एंटी पॉलिसीज़ थी सरकार की उसके खिलाफ कमर बस्ता अगर कोई रही है, ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल तक, वो डीपीएपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी रही है। और हमारी ही पार्टी की वजह से वो पीले पंजे का जो है वो हम पे जो जुल्म हो रहा था वो बंद हुआ है। तो इससे आया होता है वो उस वक़्त ये जो जमातें जो आज के आपके सामने आई है, हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये घरों में दुबच कर बैठे हुए थे, खौफ और हरासा में थे, दहशत में थे। मैं आपसे उस सवाल पे बाद में आऊँगा। मुझे आप ये चीज़ बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? रीज़न क्या है? जनाब, गुलाम नबी आज़ाद साहब 50 साल पार्लियामेंट के अंदर रहने के बाद अगर रियासत जम्मू कश्मीर में आए हैं तो वो वापस पार्लियामेंट में जाने के लिए तो आए नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर रह के जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं। यही उनका मंशूर है, यही उसका मकसद है, उनका मकसद है। हमारी पूरी पार्टी कैडर का और हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, सब पूरी आवाम का ये दिल की चाहत थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब इलेक्शन लड़े। इसके लिए हमारी कैडर ने यकमुक्त एक फ़ैसला किया था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़े। लेकिन आज़ाद साहब ने ऐन वक्त में ये डिसीजन किया कि नहीं, जिस तरीके से ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ कमर बस्ता हैं और सिर्फ एक ही पार्ट पे हैं, वो एक खुद कीचड़ में खड़े होकर आज़ाद साहब पे कीचड़ की वो फेंकने की कोशिश कर रहे थे। जब आज़ाद साहब की
फाइनल हमारा डिसीजन हुआ कि अनंतनाग में हमारे मोहम्मद सलीम परे साहब हमारे कैंडिडेट हैं, तो वो अफवाहों का बाजार बंद हो गया। और अचानक आप देखो कि वो जो बी टीम, सी टीम, डी टीम जो कहने वाले थे हमें, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, वो खुद उनका जो चेहरा सामने आ गया। आज बिल्कुल आया हो गया कि अगर आप बात करो बी टीम की, बीजेपी की स्टेटमेंट सामने आ गई कि बी टीम कौन है। अगर आप पुंछ के बीजेपी के लीडरान की बात करो, अभी पिछले दिनों में हमारे पुंछ के 2 बीजेपी के लीडरान ने बिल्कुल की है कि आप महबूबा मुफ्ती साहिबा को सपोर्ट करो। वो आया हो गया कि बी टीम में कौन है। और जो इनका सारा जो आज़ाद साहब का, आज़ाद साहब एक सिंगल एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक पहचान है आलमी सतह पे, मुल्की सतह पे और रियासत जम्मू कश्मीर की सतह पे। हमने शुरू से कहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आवाम को ये पता चल गया कि ये लोग जो कि आज़ाद साहब के दामन पे कीचड़ फेंक रहे थे, ये खुद उस कीचड़ में खड़े थे। आज ये खुद ही बी और सी टीम के नाम से जाने जाते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि कीचड़ उछालने वाली बात है, तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो है बी टीम कहा जाता था, आप वही चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि भाई हम तो है ही नहीं, अगर हैं तो फिर कहाँ हैं? आया हो गया ना सर, आपके सामने आया हो गया। आज बी टीम के नारे जो हैं वो पूरे बाजार गर्म हैं। आज बी टीम जो है, आप पुंछ के लीडरान जो है उन्होंने क्या कहा, महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करो, तो बी टीम कौन हो गया? वो तो बीजेपी के साथ है ना। जो यहाँ पे आज रजौरी के अंदर जो लीडर जो परसों बैट बॉल चलाने वाली, बल्ला और बाल चलाने वाली बात है, वो किस पे आई? सब लोग इस कीचड़ में एकदम शामिल हो गए हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर हमारे सुरनकोट के अंदर, उसने आया से बिल्कुल वाज़ेह एतबार से कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और आज वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर, और उसने एक लेटर लिखा अपनी हाई कमांड को कि भाई ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है, इसने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। हालांकि उसने सही कहा, क्योंकि आज इंडिया अलायंस के अंदर शिवसेना भी जो है वो उनका एक पार्ट है इंडिया अलायंस का, और जिसमें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लड़ रही है, और इंडिया अलायंस में जो है वो शिवसेना भी जो है उसका हिस्सा है। तो ये क्या खिचड़ी है, ये पावर की क्या हंगरी है? एक चीज तो ये भी हो सकती है ना, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आप नेताओं ने उसको सियासत बना दिया ना। स्लिप ऑफ टंग कैसे होगा? बिल्कुल सही बात उसने कही, उसने अपने तजर्बे के साथ आपको बयान किया, उसने तजर्बा पूरा, आप उसकी स्टेटमेंट पूरी देखो, तजर्बे से बयान किया। अभी तक उस स्टेटमेंट को किसी भी पॉलिटिकल, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिबट किया है, किसी ने रिबट नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ, once the thing has not been rebutted means it is final। जो स्टेटमेंट उसने दी और बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट है, आज अवाम इससे वाकिफ हो चुकी है, चाहे वो कश्मीर की अवाम हो, चाहे वो जम्मू की अवाम हो, चाहे वो पीर पंचाल की अवाम हो, चाहे अनंतनाग साउथ कश्मीर की अवाम हो, इससे क्लियर वाज़ेह हो गया हुआ है। उनको पता चल चुका हुआ है कि ये पावर हंगरी लोग जो हैं आज दोबारा जो है इस बाजार में खड़े हुए। आज़ाद साहब पिछले 2014 से लेकर 2024 तक हमारे नौजवान खून के आंसू रोए रहे हैं, हमारे हर जमींदार खून के आंसू रोए, हमारा बिजनेसमैन खून के आंसू रोया, हमारे कंट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग खून के आंसू रोए, हमारा बेरोजगार खून के आंसू रो रहा है ना। इसलिए रोया है खून के आंसू कि वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि इस पावर वाली पॉलिटिक्स ने, इस पावर की जमात ने जो हमारे साथ जुल्म और सितम किए हैं, अल्लाह हमें एक मौका दे, हम उनको इससे उखाड़ के फेंकेंगे। आज मैं उन लोगों को ये आयां करता हूं और ये उनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2024 तक जो आप खून के आंसू रो रहे थे, आज आपको मौका मिला है। आज आप उन ताकतों को आज उनको मुंह तोड़ जवाब दो, और आपकी पासबानी के लिए, आपकी रहबरी के लिए और आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिर्फ एक ही लीडर है, वो जो जनाब गुलाम नबी आज़ाद है। इससे पूरा जग आया है। DPAP ने जो उम्मीदवार इस नशिस्त से खड़ा किया है, आप ये बताइए रजौरी पुंछ में उनका क्या वजूद है? पहली बात, सवाल पूरा सुने। आप दरहाल से हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को दरहाल से एक अच्छी मेजॉरिटी में वोट पड़ेंगे? गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट है। गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारा कायद है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज जम्मू कश्मीर में एक नया दौर शुरू किया है। हमारे कैंडिडेट अगर मोहम्मद सलीम परे एक बिल्कुल फ्रेश और नया कैंडिडेट है। हमारा श्रीनगर का कैंडिडेट एक यंग 34 साल का उम्र का मोहम्मद आमिर भट्ट साहब जो हमारे कैंडिडेट है। एक नई रोशनी आज़ाद साहब ने लाई है कि ये पुराने लोग जो आपके साथ आजमाइश शुदा हैं, जिनको आप आजमा चुके हुए हो, खुदा रहा एक नई दौर की तरफ चलो, एक नई रोशनी की तरफ चलो, एक नए लोगों की तरफ चलो। इन पुराने लोगों को तो आपने दसियों बार आजमाया हुआ है, वही पुराने लोग जो है नए लिबास में आपके सामने आ रहे हैं। खुदा रहा आज अगर आप बदलाव नहीं लाओगे, बदलाव किसने लाना है? अवाम ने। अवाम हमेशा कहती है कि हमें साफ सुथरे और नए चेहरे दो। तो आज हमारी पार्टी ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक नए यंग एनर्जेटिक
चेहरे आपके सामने लाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार इस नशिस्त से हैं आप बखूबी जानते हैं, और आप भी उस परिवार के साथ जो है वो दिली तौर पर जुड़े हुए हैं। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि दरहाल, रजौरी, पुंछ जो है मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। क्या समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल PDP हो गई, महबूबा मुफ्ती साहिबा इस नशिस्त से लड़ रहे हैं। तो दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो सपोर्ट का ऐलान कर दिया अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी के जो कैंडिडेट हैं जफर मनाज साहब। ये इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, आप कहाँ टिक पाएंगे, कहाँ टिक पाएंगे आप? स्ट्रॉन्ग आवाम बनाती है साहब, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग आवाम बनाती है। और हमारी आवाम जो है 2014 से लेकर 2024 तक जिन जख्मों को उन्होंने झेला हुआ है उनको पता है कि इन लोगों ने ये जो जब हमारे पर ये जख्म और ये बर्छियाँ बरस रही थी, जब हमारे तशक्कुस को मिटाया जा रहा था, जब हमें ओपन जेल में बंद कर दिया गया था, जब 5 अगस्त 2019 में जो हम पे जुल्म सितम हुआ, हमारी रियासत को तोड़ फोड़ करने वाले वो लोग उस वक्त पार्लियामेंट में थे ना। क्या कर रहे थे ये लोग? 3 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने वाले कौन लोग थे? और 5 अगस्त को जब ये फैसला हुआ तो ये लोग कहाँ थे उस वक्त, जब उस पार्लियामेंट के अंदर पूरी आलमी सतह पर जो बात पहुंचाने वाला था वो गुलाम नबी आजाद था। और इस हद तक मजबूर किया कि होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द होस्ट पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि हम स्टेटहुड देंगे। जाहिद साहब, आप सीधा निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 MP के ऊपर साध रहे हैं, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि आफ्टर 370 एब्रोगेशन ये 2 जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और जो पार्लियामेंट में थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो आपके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं सामने आई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से गुलाम नबूवत है, ये किसी खाते में ही नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि हमारा ये मंशूर है, हमारी ये कैटेगरी है, हम इस लेवल पर स्टैंड करते हैं। क्या आने वाले समय में अगर यूं ही चलता रहा, अगर पार्टी ने एक अच्छा कैडर खड़ा किया रजौरी पुंछ में, किसी लेवल पर पहुंच पाओगे आप? इंशाअल्लाह तबारक व ताला। मैं आपको ये बात बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नहीं बल्कि PDP के लोग भी वहां मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। PDP के मौजूद थे। हम लोग पार्टीज की पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। मेरा किसी के साथ कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। हमारे कायद ने कहा हुआ है कि आपने किसी पे कोई जाती कोई उंगली नहीं उठानी है, बल्कि आपने एक पार्टी की एक पॉलिसी को सामने लाना है। हम ये आपके साथ वाज़ेह एतबार से बात कर रहे हैं कि मैं एक बात आपको वाज़ेह एतबार से बात करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर थे और जब जेल से वापस आए तो चीफ मिनिस्ट्री उन्होंने कबूल की हुई है। उसके बाद 1981 में अगर जम्मू के अंदर जम्मू म्यूनसिपल का इलेक्शन था, जम्मू म्यूनसिपल काउंसिल का इलेक्शन था, तो वहाँ पे पहली बार 1981 में RK बजाज RSS के उस शख्स को सपोर्ट करने वाली वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि RSS को अछूत मत समझो, ये हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें इनके साथ इल्हाक करना जरूरी है। और उनके इल्हाक से वो पार्टी बनी। 1998 में NDA के साथ अलायंस किसने किया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था और उमर साहब को वहां पे मिनिस्ट्री का ओहदा मिला था। 1999 में दूसरा मिनिस्ट्री का ओहदा मिला और उसके बाद 2001 में उमर अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया। मुझे आप बताओ 2003 तक वो अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है उनके साथ चला। उसके बाद आप मुझे बताएं कि 2014 में आकर PDP ने आकर मुफ्ती सैयद साहब ने आकर BJP के साथ अलायंस किया, जबकि उस वक्त 28 सीटें जो थी, ना मेरी बात सुने, कहाँ टूटा? 28 सीटें जो थी वो PDP के पास थी, 25 जो थी वो BJP के पास थी, 15 जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी और 12 जो थी वो कांग्रेस के पास थी। अगर PDP उस वक्त चाहती वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती थी, लेकिन नहीं, जिस पेट से पार्टी जन्मी हुई थी उसी के साथ उसने जाना था। लिहाजा मुफ्ती साहब ने BJP के साथ ये अलायंस किया और ये कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर का बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने ये अलायंस किया है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है उस अलायंस का हिस्सा बनी और चीफ मिनिस्टर बना। यही कहा उन्होंने कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमने किया। क्या यही बेहतर मुस्तकबिल था? 5 अगस्त 2019 में जो हमारे साथ हुआ, क्या यही बेहतर मुस्तकबिल था हमारा? अब आप मुझे बताएं कि वो जो मुस्तकबिल जो हमने 5 अगस्त 2019 को हमें दिया गया, वो देने वाला उसका बानी कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। जब तो 1981 में उन्होंने RSS के उस बंदे को जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बनाया था और 1998 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस रिश्ते को बढ़ाकर NDA के साथ अलायंस किया था और उसके बाद उमर साहब ने उस अलायंस को कंटिन्यू किया था, उसके बाद मुफ्ती साहब ने उस अलायंस को कंटिन्यू किया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने उस अलायंस को कंटिन्यू किया और आज जम्मू कश्मीर दर दर की ठोकरें खा रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम बेहस बेसहारा हो चुकी हुई है और इस वक्त जो हमारे पास रोशनी की मिसाल और वो एक उम्मीद की मिसाल लेकर आए हुए हैं वो जो गुलाम नबी आज़ाद साहब आए हुए हैं। DPAP 15 महीने पुराना पार्टी है और अल्लाह के फजल करम से पंचायत लेवल पे DPAP का कैडर खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद सरफराज मलिक साहब हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव
आज़ाद पार्टी, जिसे बी टीम बीजेपी की कहा जाता था, अब आम लोगों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, आम जनमानस को इस चीज़ की भनक लग चुकी है कि बी टीम कौन सी है। जाहिद सरफराज मलिक ने बहुत से जम्मू कश्मीर के लीडरान पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रियासत को खोखला करने में उन लीडरान का हाथ है जो लीडर इस वक्त जो है वो सत्ता के भूखे हैं, जो लीडर इस वक्त जो है वो कुर्सी के भूखे हैं। जाहिद सरफराज साहब ने यह भी कहा कि इस वक्त उम्मीद की किरण गुलाम नबी आज़ाद हैं, जो बच्चे बच्चे का लीडर है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का स्टैंड है और क्या पोजीशन खित्ता पीर पंजाल में है, और आने वाले समय में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, मज़ीद अपडेट्स क्या रहेंगी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को लेकर आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। डीपीएपी ने साफ तौर पर कहा है कि डीपीएपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है और 15 महीने पुरानी पार्टी है, जिसे आज लोगों ने परख लिया, आज लोगों ने जांच लिया। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।